नमस्कार, मैं कौशलेंद्र प्रियदर्शी। आप देख रहे हैं इंडिया बोले का खास एपिसोड पॉलिटिकल कथा। पॉलिटिकल कथा में आज बात एक ऐसे सख्त मुख्यमंत्री की जिनकी कुर्सी बिहार में हुए एक लड़की के अपहरण कांड ने छीन ली। एक ऐसे सख्त मुख्यमंत्री की कहानी जिसे बिहार में तब भेजा गया, यानी बिहार की कुर्सी तब दी गई जब यहाँ जातीय नरसंहार, लाल फीताशाही चरम पर था। हम बात कर रहे हैं वर्ष 1988 की। जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह और बिंदेश्वरी दुबे मुख्यमंत्री का कमान संभाल चुके थे। इस दौरान बिहार में जातीय नरसंहार, अफसरशाही बेलगाम हो चुकी थी। पार्टी के अंदर ही राजनीतिक गुटबाजी चरम पर थी। परिणाम हुआ कि जगन्नाथ मिश्रा, चंद्रशेखर सिंह, बिंदेश्वरी दुबे सब एक एक कर धीरे धीरे हटा दिए गए। केंद्र में इंदिरा कांग्रेस का शासन था। प्रधानमंत्री थे नौजवान राजीव गांधी। हालांकि उन्हें ज़्यादा राजनीतिक अनुभव नहीं था, लेकिन बिहार में हो रहे हो हल्ला, यानी कांग्रेस पार्टी के अंदर चल रही चिल्लमपो की कहानी उन तक पहुंच रही थी और वे परेशान थे कि आखिर बिहार की राजनीतिक गुटबाजी जिस तरीके से बिहार में अफसरशाही और जातीय नरसंहार को अंजाम दे रही थी, इसे कैसे पटरी पर लाया जाए। लेकिन सवाल था कि आखिर इस दौर में मुख्यमंत्री की कुर्सी किसे सौंपी जाए जो इस दौर से, बुरे दौर से बिहार को निकाल सके। बिहार की परिस्थितियों को देखकर राजीव गांधी ने बिंदेश्वरी दुबे को मुख्यमंत्री के पद से हटाने का निर्णय ले लिया था। लेकिन फिर भी उनके सामने बड़ा सवाल था कि जिस तरीके से सियासत बिहार में चल रही है, उन परिस्थितियों में आखिर मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि बिहार में कई कद्दावर नेता उस दौर में थे जो इस पद के दावेदार थे। मुख्यमंत्री बनने के लिए पहली दावेदारी जिन्होंने पेश की वे थे जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र पहले भी बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके थे। हालांकि राजीव गांधी उन्हें बेहद नापसंद करते थे। उनकी जो कार्यशैली थी, उनके राज्य में जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा था, इसे लेकर जगन्नाथ मिश्रा की दावेदारी काफूर हो गई। मुख्यमंत्री बनने के पहले दावेदार थे जगन्नाथ मिश्र। विधायक दल पर तगड़ी पकड़ थी। केंद्र में भी कई गुट उनके लिए सक्रिय थे कि एक बार फिर से जगन्नाथ मिश्रा को बिहार की गद्दी सौंप दी जाए। लेकिन नौजवान प्रधानमंत्री राजीव गांधी उनसे सख्त नफरत करते थे। उनकी कार्यशैली या उनके ज़माने में जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार पनपा था, जातीय गुटबाजी पनपी थी, वह राजीव गांधी को बर्दाश्त नहीं था। जो दूसरे प्रमुख नेता थे वे थे भीष्म नारायण सिंह। उन्होंने भी बिहार के कुर्सी के लिए अपनी दावेदारी पेश की थी। लेकिन उस समय अरुणाचल प्रदेश की स्थिति बेहद संवेदनशील थी। भीष्म नारायण सिंह राजीव गांधी के काफ़ी करीबी हुआ करते थे और काफ़ी विश्वासी भी। अतः राजीव ने उन्हें किसी कीमत पर गवर्नर पद छोड़कर बिहार जाने की इजाज़त नहीं दी। तीसरे प्रमुख दावेदार थे सीताराम केसरी। हालांकि सीताराम केसरी के बारे में कहा जाता है कि वे पार्टी के फंड मैनेजर थे। लोकसभा चुनाव आने वाला था, उन्हें फंड मैनेजमेंट देखना था, तो उन्हें भी बिहार भेजने से मना कर दिया गया। पांचवे जो बड़े और प्रमुख नेता थे जिनकी दावेदारी थी, वे थे बड़े सियासी परिवार से आने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह। इंदिरा गांधी के ज़माने में हुए विभाजन के बाद वे कांग्रेस में रह गए थे, लेकिन हाल ही में वो इंदिरा कांग्रेस में लौटे थे, यानी इंदिरा कांग्रेस में सत्येंद्र नारायण सिंह की वापसी हो गई थी। पांचवें सबसे सशक्त दावेदार थे राजीव गांधी के दोस्त और बक्सर से सांसद के तिवारी। चुनाव करना बेहद मुश्किल था, क्योंकि बिहार जिन परिस्थितियों से गुजर रहा था
अतः राजीव गांधी सबसे पहले चाहते थे कि बिहार में जातीय नरसंहार का जो दौर चला है या लाल फीताशाही जिस तरीके से बेलगाम हो चुकी है, उस पर अंकुश लगाया जाए। इन सारी बातों का ध्यान रखते हुए राजीव गांधी ने एक बुजुर्ग मंत्री को बुलाया। चूँकि वे नेहरू की शागिर्दी में सियासत का क ख ग सीखना शुरू किया था, वहीं इंदिरा गांधी के भी काफ़ी करीबी रह चुके थे। राजीव गांधी ने उस बुजुर्ग मंत्री को बुलाकर कहा कि आप बिहार जाइए और कुर्सी संभालिए, बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। आपके पुत्र को हम दिल्ली में ही किसी तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इस पर बुजुर्ग मंत्री ने जवाब दिया कि मैं परिवार देखने वाले नेताओं में से नहीं हूं, मेरा मिजाज कुछ दूसरे तरीके का है। फिर बुजुर्ग मंत्री आनन फानन में पटना पहुंचते हैं। 11 फरवरी 1988 को इनका विधायकों की बैठक होती है। 88 विधायक उसमें सम्मिलित होते हैं और नेता चुनने की औपचारिकता पूरी कर ली जाती है। जी हाँ, उनका नाम था भागवत झा आज़ाद। अब जरा इन बातों को भी समझ लीजिए कि भागवत झा आज़ाद थे कौन। भागवत झा ही नाम था, आज़ाद शब्द उनसे कैसे जुड़ गया। फिर हम आपको सुनाएंगे कि आखिर एक लड़की के अपहरण कांड ने उनकी कुर्सी कैसे छीन ली और उनके सियासत के सूरज का अंत कैसे हो गया। सन 1942 भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पर था। भागलपुर के सुल्तानगंज इलाके के कुछ नौजवान लड़कों ने प्लान बनाया कि जो ट्रेन दिल्ली से कलकत्ता जा रही है, जिसमें भारी मात्रा में असलहा मौजूद है, उसे हर कीमत पर लूट लिया जाए। नौजवानों ने प्लानिंग की कि कैसे शहर के बाहर रेलवे पटरियों के बीच आने वाले फिश प्लेट को खोल दिया जाए ताकि ट्रेन बेपटरी हो जाए और आसानी से इस लूट को अंजाम दिया जा सके। नौजवानों के द्वारा की गई इस लूट की प्लानिंग की खबर ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को लग गई। पदाधिकारी एक्शन में आए और फौरन उस जगह पर दबिश दी जहां फिश प्लेट खोले जाने की बात सामने आई थी। पुलिस पदाधिकारी जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो उन्होंने जो नज़ारा देखा, उसके बाद उन्होंने फायर खोल दिया। फिर उस फायर में कई लोग घायल हुए। ब्रिटिश पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा जो घायल लोग थे उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हालांकि लोग बताते हैं कि उस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई थी, तो पदाधिकारियों ने सोचा कि जिन्हें गोली लगी है और जिनकी मौत घटनास्थल पर हुई है, उन्हें बाद में देखा जाएगा। गोली लगने वालों में से एक नौजवान था जो TNV कॉलेज भागलपुर का छात्र था, जिसका नाम भागवत झा था। और संजोग कहिए कि जब गोली लगी और ब्रिटिश पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा घायलों को अस्पताल ले जाया गया, उसी दौरान भागवत झा को होश आ गया और वे स्थानीय लोगों की मदद से वहां से भाग निकले। हालांकि इसके बाद उनका इलाज हुआ और वे ठीक हो गए। यानी उस दौरान भागवत झा पकड़े नहीं जाते हैं और आज़ाद रह जाते हैं, और यहीं से उनके नाम के आगे आज़ाद जुड़ गया, यानी भागवत झा आज़ाद। और यही आज़ाद बुजुर्ग होने के बाद एक दिन बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और उनके सख्त मिजाज की वजह से माफिया से लेकर अफसर तक सब थर थर कांपने लगे। लेकिन अंततः उनकी कुर्सी एक लड़की की किडनैपिंग की वजह से छीन गई और सियासत का सितारा भी वहीं डूब गया। अब सुनिए कि कैसे एक लड़की की किडनैपिंग ने भागवत झा आज़ाद की कुर्सी छीन ली। यह मामला भागलपुर का था, जिसे पापरी बोस अपहरण कांड भी कहा जाता है। तारीख 17 दिसंबर 1988। शहर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। खबर फैली कि इंका के छात्र संगठन NSUI के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह एक स्थानीय डॉक्टर के घर में घुसकर डॉक्टर की बेटी पापरी घोष को बंदूक की नोक पर उठा ले गया है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि दोनों के बीच प्रेम संबंध है, लेकिन मामला धीरे धीरे बिगड़ने लगा और लोग आंदोलन करने लगे कि हर कीमत पर लड़की को रिहा करवाया जाए। प्रवीण सिंह मुख्यमंत्री का खास माना जाता था। बताया जाता है कि प्रवीण सिंह लड़की को लेकर, यानी पापरी बोस को लेकर, वो सीधे मुख्यमंत्री के एक करीबी आदमी
ओंकार नाथ के घर चला गया। फिर वहीं से पापड़ी बोस ने एक बयान जारी किया जो कागज़ों पर लिख कर आया कि मैंने बगैर किसी दबाव के परवीन सिंह से शादी कर ली है, यानी मैंने अपनी मर्जी से परवीन सिंह के साथ शादी कर ली है। लेकिन शहर के लोग सफाई सुनने को तैयार नहीं थे। शहर 3 दिनों तक बंद रहा। आज़ाद सफाई देते रहे कि परवीन सिंह से मेरा कोई संबंध नहीं है, पापड़ी को जल्द से जल्द बरामद किया जाएगा। फिर भी घोष परिवार हमेशा शहर छोड़कर चला गया और यही वह वजह रही जब राजीव गांधी ने भागवत या आज़ाद से भी मुक्त होने का निर्णय ले लिया। और अब बारी थी बहुत पुराने कांग्रेसी सत्येंद्र नारायण सिंह की और उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठाया गया। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सख्त मिजाज का मुख्यमंत्री जिसने माफिया के खिलाफ भी रार ठान दिया था, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े नेता थे उनको भी अपने मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, राजनीतिक कुटबाजी से थोड़ा सा भी नहीं डरता था, उसे अंततः एक अपहरण कांड ने ले लिया। अगली बार किसी और राजनेता की कहानी से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।